Hey student, very good evening to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to talk about very general property to measure, that is mass, volume, pressure and temperature of gas को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। इनमें से सारी चीजें आपको मालूम है, फटाफट लेक्चर शुरू करेंगे। That is for example, let me example how to measure the mass of the gas। देखिए बच्चे, हमारे पास एक कंटेनर है, ये खाली कंटेनर है, इसका वेट कर लीजिए कि कितना है, इसके अंदर कितना मास है। फिर उसके बाद हमने इस कंटेनर को क्या कर दिया, गैस से भर दिया। गैस से भरने के बाद इसका मास कर लिया कि कितना है। भरे हुए मास में से अगर आप एम्प्टी कंटेनर का मास सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास मास ऑफ गैस आ जाएगा। और यूजुअली मास जो है किसी भी गैस का वो नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में मेजर किया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस दैट इज इक्वल टू गिवन मास, और जो गिवन मास होगा वो डेफिनेटली ग्राम्स में होने वाला है, डिवाइडेड बाय में मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गैस का मास इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम की अगर हम बात करें, हमें मालूम है गैसेस की वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होती। वॉल्यूम क्या करती है, उसी कंटेनर, गैस क्या करती है, उसी कंटेनर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है जिस कंटेनर में आपने उसको रखा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आप कंटेनर की वॉल्यूम मेजर कर लेंगे तो आप किसकी, आपको क्या पता चल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द गैस पता चल जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो प्रोबेबली जो यूनिट्स होती हैं वो गैस को मेजर करने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर यूज करते हैं। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में हम वॉल्यूम की जब बात करने वाले हैं तो वॉल्यूम को हम लीटर या मिलीलीटर में मेजर करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1 मीटर क्यूब जो होता है बच्चे, वो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर। 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। मीन्स अगर आपको ml में वॉल्यूम दी है आप उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है तो आप आसानी से उसको ml में चेंज कर सकते हैं। 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप वॉल्यूम को प्रोबेबली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और 1 मीटर की क्यूब जो होती है वो 1000 लीटर के बराबर होती है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो स्टूडेंट ये जस्ट यूनिट कन्वर्जन है, आप आसानी से मालूम है कि आप किस तरीके से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेट फर्दर वी टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखिए बच्चे, अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। ठीक है। बैरोमीटर होता क्या है, एक बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। एक कंटेनर है जो कि मरकरी से भरा हुआ है, अ कंटेनर विच इज फिल्ड विद मरकरी। ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर एक उल्टी यू शेप ट्यूब रख दी जाती है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। अब जैसे ही आप इसमें यू शेप ट्यूब रखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस मरकरी के ऊपर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो मरकरी होगी ये इसमें ऊपर हाई मतलब लेवल में जाना शुरू कर देगी, हाइट बढ़ना शुरू कर देगी। तो स्टूडेंट ये जो हाइट है इस मरकरी की, इस हाइट को मेजर करके, क्योंकि ये तो कॉमन लेवल है जो सब में ही है, जितना ऊपर ये इस कॉलम में राइज करेगी, इस कॉलम की हाइट को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या फॉर्मूला, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी हम इसको बोल सकते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं H⁻ρ(g). यहाँ पर क्या है, H हाइट ऑफ कॉलम, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी जो कि 13.8 होती है, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मुझे अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई मरकरी इज यूज इन द बैरोमीटर। बैरोमीटर में मरकरी का यूज क्यों किया जाता है? देखिए मुझे 2 रीजन होते हैं मरकरी को यूज करने का। पहला रीजन, एक तो जितना इस लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइट ऑफ द कॉलम। क्या बात बोली मैंने, कि हाइट ऑफ कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ substance taken।
जो सब्सटेंस आप इसमें लेंगे उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रिमेंबर दिस, अगर मैंने यहाँ पर वाटर ले लिया, वाटर की डेंसिटी तो बहुत कम होती है, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका मतलब हाई डेंसिटी होने के कारण ये जो मतलब आप इसमें कॉलम में मरकरी का जो लेवल राइज करता है वो कम राइज करेगा। देखिए अगर मुझे यहाँ पर कोई मैं ऐसा लिक्विड ले लूँ जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो उस कंडीशन में ये जो कॉलम है उसकी लेंथ मुझे बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर डेंसिटी कम होगी तो वो लिक्विड क्या करेगा, बहुत हाई तक राइज करेगा। तो इतना बड़ा कॉलम लेकर चलना और उसको मेंटेन करना, उसको देख रेख करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या ली जाती है, डेंसिटी। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि नॉन स्टिकी होती है, कांच जो होते हैं उसके कंटेनर के साथ क्या नहीं करती, टकराती नहीं है। और तीसरा आप ये बोल सकते हो कि जो डेंसिटी है उसके कारण जो वेक्टर प्रेशर होता है वो ना के बराबर होता है। देखिए अब हम मेजर किसको करें, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा सब्सटेंस ले लूँ जो कि वोलेटाइल है, उस वोलेटाइल सब्सटेंस के कारण भी यहाँ पर कुछ वेपर्स बन जाएंगे, उनके कारण भी प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो इट्स मीन दैट दो रीजन मैंने प्रोबेबली बताई कि height of the column is inversely proportional to the density of the substance taken in this, hence we take a substance which have very high density ताकि height of column हमें छोटी लेनी पड़े। एंड सेकंड थिंग हमने बात करी कि जो डेंसिटी है वो नॉन स्टिकी होती है, स्टिक नहीं करती कंटेनर पे। और थर्ड हमने बात करी कि क्या, कि जो डेंसिटी है वो जो मरकरी है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। क्योंकि मरकरी नॉन वोलेटाइल है इसीलिए इसके कारण जो वेपर प्रेशर होता है वो ना के बराबर होता है। ठीक है, तो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हम मेजर करने वाले थे किसका, गैस प्रेशर। ठीक है, तो बच्चे गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मैनोमीटर। मैनोमीटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज ओपन लिम मैनोमीटर एंड वन इज क्लोज्ड लिम मैनोमीटर एंड ओपन लिम। देखिए यहाँ पर मैंने क्लोज लिम मैनोमीटर बनाया हुआ है। ठीक है, क्लोज लिम जो मैनोमीटर होता है ये यूज फॉर दोज गैसेस which have pressure less than atmospheric pressure। इसका यूज किया जाता है उन गैसेस के लिए जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, जबकि ओपन लिम मैनोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस, कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस। ठीक है, इसका यूज हम सभी गैसेस के लिए कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर मैंने एक क्लोज लिम मैनोमीटर बनाया हुआ है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज द क्लोज लिम। देखिए इस लिम के अंदर, इसके अंदर क्या किया जाता है, जिस भी गैस का प्रेशर हमें निकालना है, यहाँ पर वो गैस हमने डाली, यहाँ से क्लोज है। अब देखिए गैस क्या करेगी, इस पर ये यहाँ पर मरकरी फिल है, इसमें मैनोमीटर में भी हम मरकरी यूज करते हैं। अगेन सेम रीजन से कि स्टिक नहीं करती कंटेनर पे, डेंसिटी कम होती है, कॉलम की हाइट आप बोल सकते हैं कि कम ऊपर राइज करती है। ठीक है, जिसके कारण हमें कॉलम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना पड़ता। तो बच्चे यहाँ पर आप ये मान सकते हैं अगर यहाँ पर कोई गैस नहीं है तो ये दोनों लेवल सेम है। यहाँ पर एक ये छोटा लिम है, एक यहाँ पर ये क्या होता है बड़ा लिम है, एक यू शेप ट्यूब आप बोल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गैस फिल करी, ये गैस क्या करेगी, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेगी। अगर ये गैस यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेगी तो यहाँ पर लेवल जो है मरकरी का वो राइज करना शुरू होगा। तो इस हाइट को बेटा मेजर कर लिया जाता है। जो हाइट यहाँ पर आती है, जितना भी वैल्यू आती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। मान लिया यहाँ पर ये 120 mm राइज कर रही है ऊपर, इससे ऊपर, तो हम बोल देंगे कि जो यहाँ पर गैस हमने ली है उस गैस का प्रेशर कितना है, 120 mm ऑफ HT है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोज लिम मैनोमीटर। ओपन लिम मैनोमीटर में यहाँ पर इस लिम को हम ओपन रखते हैं और उस कंडीशन में देखिए गैस इधर से प्रेशर लगाएगी और इधर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, जो कि पहले केस में वहां पर क्या था, वैक्यूम था, कोई प्रेशर वहां पर लग नहीं रहा था। तो इस कंडीशन में देखिए अगर ये गैस यहाँ से प्रेशर लगा रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओपन लिम मैनोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हाइट ऑफ कॉलम जितनी भी आती है, हाइट ऑफ कॉलम
कितना भी, जैसे मान लिया अगर 120 ही था फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारा कितना है 760 mm ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस 120, तो दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। और अगर मैं इसको यहाँ पर ये जो हाइट है वो उल्टा इंक्रीज नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ पर डिक्रीज हो गई है, यहाँ पर ऐसे यहाँ तक आ गया मर्करी का कॉलम, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इस मर्करी लेवल से ये कितना ज्यादा डिक्रीज हुई है, उस वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया ये अगर 100 डिक्रीज हो गई है तो मैं क्या करूंगी 760 माइनस 100 मीन्स ओपनली मैनोमीटर में हम प्रेशर कैसे निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस हाइट ऑफ द कॉलम। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा हुआ तो यहाँ से प्रेशर लगेगा, इस लिप में मर्करी का लेवल डिक्रीज और इस लिप में मर्करी का लेवल क्या होगा इंक्रीज। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा हुआ तो इधर प्रेशर लगेगा, इस लिप में मर्करी का लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज और इस लिप में क्या हो जाएगा मर्करी का लेवल डिक्रीज। तो वहां पे हम प्लस माइनस करके हाइट ऑफ कॉलम जितनी भी जाती है वहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ओपनली और क्लोजली मैनोमीटर टू डिटरमाइन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चे, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर अब सबको मालूम है कि हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं। प्रोबेबली हम यहाँ पे जो स्केल यूज करते हैं इस चैप्टर के अंदर वो हम करते हैं केल्विन में, मतलब गैसेस का जितना भी टेम्परेचर प्रोबेबली हम यूज करते हैं वो केल्विन में, और केल्विन हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 हम उसमें प्लस कर देते हैं 273.15, तो उस तरीके से हमें क्या निकल जाता है कैपिटल टी यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। रिमेंबर दिस, अगर कहीं पर टेम्परेचर टी लिखा हुआ है कैपिटल, वो इसमें दैट टेम्परेचर इन केल्विन है, अगर स्मॉल टी लिखा हुआ है इसका मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस है। तो प्रोबेबली यहाँ पर जितने भी हम गैस लॉज पढ़ते हैं या फिर क्वेश्चन करते हैं वहां पर हम टेम्परेचर इन केल्विन ही यूज करते हैं। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से आप गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम या फिर मास ऑफ गैस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गैस लॉज की, जिसमें पहला लॉ हम करेंगे बॉयल्स लॉ वाले गैस लॉज के बारे में, जिनमें आज हम बात करने वाले सबसे पहले बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ अगर बच्चे हम बात करें कि गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके बीच में रिलेशनशिप देता है, ये रिलेशनशिप देता है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, कीपिंग टेम्परेचर एंड कांस्टेंट। जब भी हम किसी भी गैस लॉ की बात करेंगे बच्चे, उसमें से इन चार पैरामीटर में से कोई भी दो पैरामीटर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और दो पैरामीटर क्या करेंगे, वेरी करेंगे। जैसे बॉयल्स ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में वेरिएशन दी और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो उन्होंने क्या कहा, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट रखें, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ द गैस मीन्स किसको फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स को भी फिक्स कर दिया। द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मीन्स मैथमेटिकली अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एल और टी को अगर आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो बच्चे अगर इस कांस्टेंट को हटाया जाए तो हमने कह दिया P इज इक्वल टू के 1/b, जहां पर के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज के। मीन्स ये भी बोल सकते हैं अनदर फॉर्म, आप बॉयल्स लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इफ टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। किसी भी गैस के टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट रहेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट्स मीन दैट मैं ये भी बोल सकती हूँ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ से हम एक रिलेशन और डिराइव कर सकते हैं, क्या, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। किसी भी दो गैसेस अगर आपको दे दिया, ठीक है ना, एक गैस आपको दे दी, उसकी वॉल्यूम आपको दे दी, कह दिया उसके ऊपर इतना प्रेशर लगा दिया है, तो आप बताइए कि उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, इस तरीके से। तो ये हमारी क्या होगी, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन आप बोल सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये भी क्या है, वैसे बॉयल्स लॉ है
कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये बात तो हमें भी मालूम है बच्चे कि अगर एक कंटेनर में हमारे पास कोई गैस है, उसकी वॉल्यूम है कुछ भी, ठीक है, उस पर हमने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करने से अगर मैं इस कंटेनर को यहाँ तक ले आऊँ प्रेशर अप्लाई करके, तो डेफिनेटली ये सारी गैस इस कंटेनर में आ जाएगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहले इतनी वॉल्यूम थी, अब डिक्रीज होकर इतनी वॉल्यूम रहेगी। तो किसी भी गैस पर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैथमेटिकली आप ऐसे एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी ड्रॉ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स रिगार्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। ग्राफ्स रिलेटेड टू गैस लॉज, और गैस लॉ में किसकी बात करी हमने, बॉयल्स लॉ की, ठीक है। देखिए बच्चे ग्राफ शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी y = mx + c, आप इसको लीनियर गैस इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, सॉरी। अब देखिए y = mx के रिस्पेक्ट में, अगर y और x के रिस्पेक्ट में आपको ग्राफ बनाना है तो ये जो वैल्यू होती है बेटा m, इसको हम बोलते हैं स्लोप, और ये जो वैल्यू होती है c, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है, स्लोप और इंटरसेप्ट। तो मुझे यहाँ पर देखिए हमें किस तरीके के ग्राफ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। y वर्सेस के पहले जो भी टर्म होती है वो हम इस एक्सिस पर लेते हैं, और जो वर्सेस के बाद वाली टर्म होती है वो हम इस एक्सिस पर लेते हैं, यानी कि y और x एक्सिस पर। देखिए यहाँ पर ये जो स्लोप है, स्लोप क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या क्या हो सकती है, नेगेटिव। इंटरसेप्ट भी क्या हो सकता है बच्चे, या तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो, या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इंटरसेप्ट भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्लोप भी पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरीके से हो सकती है। जो पॉजिटिव स्लोप होती है बच्चे वो ऐसे इंक्रीजिंग स्लोप होती है, लाइक दिस, ठीक है। ये वाली जो स्लोप है, ये अगर स्लोप क्या हो पॉजिटिव और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जीरो, यानी कि सी की वैल्यू क्या हो जीरो, तो ऐसा ग्राफ बनता है। अगर स्लोप की वैल्यू है पॉजिटिव और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ऊपर वाला ग्राफ बनता है। एक दो ग्राफ तो ये हो गए हमारे जो ध्यान रखने हैं, ये और ये, ठीक है। दूसरा, अगर नेगेटिव स्लोप हो उसमें हमें एक ही ग्राफ ध्यान देना है कि अगर हमारी नेगेटिव स्लोप हो, नेगेटिव स्लोप हमेशा ऐसे बनती है, डिक्रीजिंग स्लोप नीचे की तरफ आती है। अगर नेगेटिव स्लोप हो और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, और स्लोप कैसी हो, नेगेटिव हो, तो ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो ये तीन ग्राफ हमें ध्यान में रखने हैं, क्या, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो ये तीन ग्राफ, तो हमें किसी भी इक्वेशन को y = mx + c की टर्म में ले जाकर और आसानी से इस तरीके से हमारे ग्राफ क्या कर देने हैं, ड्रॉ कर देने हैं। तो लेट मी स्टार्ट ग्राफ इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ। तो पहला जो ग्राफ हम यहाँ पर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इसके बीच में प्रेशर और 1/v के बीच में, ठीक है, प्रेशर वर्सेस 1/v, ठीक है। देखिए हमारे पास रिलेशन है कि P = K × 1/v। तो बच्चे इसके और इसके रिस्पेक्ट में तो हमारा ग्राफ है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रेशर, यहाँ पर हमने लिखा 1/v, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ऑब्वियस है क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इस पे हम लीनियर इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम y = mx + c के टर्म में लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि k है, प्लस है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, जीरो, इट्स मीन दैट हमारा ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, विद पॉजिटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट, मीन्स ये जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे आपको क्वेश्चन आ गया कि P 1/v और इस तरीके से आपको कई सारे ग्राफ दे दिए, जहां पर आपको लिखा हुआ है T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। और आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि आप ये बताइए कि ये जो ग्राफ है T3, T2, T1, इनमें से टेम्परेचर T3 मैक्सिमम है, T2 या फिर T1 मैक्सिमम है, फिर T2 और फिर क्या है T3। मतलब आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, ऊपर वाली या नीचे वाली, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बच्चे हम सबसे पहले एक छोटी सी बात करते हैं, जो कि एक्चुअली में पढ़ेंगे तो हम आगे चल के, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं कि PV = nRT, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। PV = nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन है। मैंने इसको आपको फर्स्ट चैप्टर में भी कराया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन करवाए थे इसके रिलेटेड। अब आप देखिए मुझे P और 1/v के रिस्पेक्ट में तो ग्राफ बनाना है, तो मैं इसको इधर ले जाऊँ, nRT 1/v,
इसके रिस्पेक्ट में तो मुझे ग्राफ बनाना है। इसका मतलब ये जो nRT है ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है k 1/v। इट्स मीन दैट ये जो कांस्टेंट है k इसकी वैल्यू कितनी है nRT। तब सीधी सी बात ये रही है कि अगर t इंक्रीज करेगा t तो k की वैल्यू भी क्या करेगी इंक्रीज, मतलब स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी ज्यादा, है ना। तो आप देखिए इनमें से इससे ज्यादा स्लोप ये है और इससे ज्यादा स्लोप की वैल्यू क्या है t3 है। इट्स मीन दैट यहाँ पर t3 इज ग्रेटर देन t2, t2 इज ग्रेटर देन t1, ना कि दिस वन। तो यहाँ से हमने क्या कहा कि nRT ये k है और ये t जो है वो अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली k भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये स्लोप, ये वाली स्लोप किसके लिए t3 के लिए, ये वाली t2 के लिए और ये वाली किसके लिए है t1 के लिए। ये कम ये ज्यादा और ये उससे ज्यादा स्लोप, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम सेकंड ग्राफ करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, PV वर्सेस B और P, किसी के बीच में, इसके बीच में या इसके बीच में। देखिए यहाँ पर हमने कहा PV, यहाँ पर हमने कहा B या P, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये देखा गया कि ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हमें उठेगी, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी डिक्रीज। अगर आप वॉल्यूम क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या करेगा डिक्रीज। इसका मतलब हमेशा पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप प्रेशर लिख देंगे तो भी सेम ग्राफ आएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी डिक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा इंक्रीज। मीन्स हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इसके एक्सिस के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हमें वो मिलेंगे स्लोप। अगर मैं बात करूँ ये है T1 और ये क्या है दिस इज T2, यहाँ पर भी T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। ये वाली जो स्लोप आएगी, देखिए एक टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट आएगी लेकिन अलग अलग टेम्परेचर के लिए स्लोप क्या होती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी। डेफिनेटली टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना पीवी का प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। थर्ड ग्राफ हम यहाँ पे बना सकते हैं बच्चे किसके बीच में, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। किसके बीच में, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। देखिए जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया तो एक हाइपरबोला ग्राफ हमें देखने को मिला। यहाँ पर सीधी सी बात हमें दिख रही है कि अगर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम क्या होने वाली है बहुत ज्यादा कम। देखिए यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम है और मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या है काफी कम है। प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या है कम। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ वॉल्यूम क्या हो रही है इंक्रीज। इस टाइम पे देखिए आप ये वॉल्यूम है और जब प्रेशर कम है यहाँ पर देखिए प्रेशर जब कम है वॉल्यूम क्या है बहुत ज्यादा हाई है। और अगर मैं इस ग्राफ के लिए आपसे टेम्परेचर पूछ लूँ तो डेफिनेटली बेटा हर जगह टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। आप इस ग्राफ में कहीं पर भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ठीक है ऐसे ग्राफ जो आप प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर बनाते हैं उनको बोलते हैं आइसोथर्म। ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं आइसोथर्म बोला जाता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे कि भाई ये आपको 2-3 कर्व दे दिए ऐसे लाइक दिस, ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की। ये कह दिया क्या है T1, ये कह दिया T2 और ये क्या है T3 है। और आपसे फिर से पूछ लिया कि आप बताओ, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि आप बताओ कि इनमें कौन सा टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम होने वाला है। तो बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी T3 जो होगा वो मैक्सिमम होगा, T2 से क्या कम क्या होगा T1 होगा। तो T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। T3 ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। ये भी आप आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द ग्राफ। ऐसे भी ग्राफ पूछ सकते हैं log P वर्सेस log V के रिस्पेक्ट में आप ग्राफ को कीजिए, log P वर्सेस log V। तो उस कंडीशन में देखिए बच्चे हमारे पास क्या है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, ये रिलेशनशिप है। तो आप क्या करेंगे लोगरिथम लेंगे। लोगरिथम के केस में डेफिनेटली आपको कुछ नॉलेज तो जरूर होगी कि आप लोगरिथम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी x इंटू वाई है तो इसका अगर मुझे लॉग लेना है बच्चे तो इसको मैं बोलूंगी log x प्लस log y, ठीक है ना, log x प्लस log y। और अगर मेरे पास कोई ये यहाँ पर भी मेरे पास क्या है प्रोडक्ट है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं कह दूंगी log p प्लस log v इज इक्वल टू
लोगरिथम के। ठीक है, और देखिए ग्राफ मुझे इसके और इसके रिस्पेक्ट में बनाना है, तो मैं log v को उधर ले जाती हूँ। तो हमने कहा log v इज इक्वल टू नेगेटिव log v प्लस log k। अब ग्राफ बनाना है हमें log p वर्सेस log v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इनके बीच में जो आप ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, तो आप देखिए बच्चे ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एक तो पक्का होगा। ठीक है ना, स्लोप की वैल्यू कितनी है -1, तो इट्स मीन दैट स्लोप कैसी है नेगेटिव और इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू कितनी है log k। तो बच्चे हमें देखने को ऐसा ग्राफ बनेगा मिलेगा जहाँ पर ये वैल्यू है इंटरसेप्ट की जो कि कितनी है log k, और स्लोप कैसी है यहाँ पर नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट हमें ये ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करें कि बॉयल्स लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है, तो डेफिनेटली बच्चे आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हम कहते हैं कि क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहां पर जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऊपर जा रहे हैं हम तो क्या हो रही है वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन में जो लोग ऊपर जाएंगे उनको क्या होगी सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो इस तरीके से आप बॉयल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है काफ़ी सारे, इससे रिलेटेड ग्राफ इंपॉर्टेंट है और इसका मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप तब तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके क्वेश्चन की। अगर आप कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।